to Nitin Online Classes. So, in this video, we are going to talk about the unification of Italy. In the last video, we have discussed the unification of Germany. We have seen how the mobilization of nationalism or nationalist sentiments was created by the monarchy groups itself. It was taken over from the liberal middle class movements, and now the monarchs themselves tried to mobilize those sentiments and tried to capitalize those movements by involving much support for themselves. तो अब हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हुआ, मतलब किस तरह से जो मोनार्क्स थे अलग अलग टेरिटरीज़ के, उन लोगों ने किस तरह से नेशनल सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए वो जो सारा लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे उनको खुद ग्रैब कर लिया, उस मूवमेंट का खुद लीड करने लग गए वो लोग, और उन्होंने लोगों का कोऑपरेशन, लोगों का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए इसमें हेल्प किया। उनको भी पता था कि व्हेन इट विल बिकम अ नेशन, मतलब जब स्मॉल टेरिटरीज़ एक नेशन के रूप में बन जाएंगे तभी वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं और ट्रेड में सुधार कर सकते हैं, और सैनिक दृष्टि से भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। वो तभी हो सकते हैं जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना बट के एक पूरा राष्ट्र बने। व्हेन दे आर फ्रेगमेंटेड इन स्मॉल टेरिटरीज, they can never be powerful. So they knew that thing, so that's why they uh, themselves tried to gain support of people and mobilize the feelings of नेशनल सेंटिमेंट्स। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में इटली का यूनिफिकेशन हुआ। इटली के देखो, इटली के यूनिफिकेशन में कई लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देयर वर मेनी कैरेक्टर्स, मेनी पर्सनालिटीज़ that took part in the unification of Italy, that played a role in the unification of Italy. तो उनमें जैसे गुजिपी मैजिनी थे, उसके बाद कैवोर, और फिर गैरिबाल्डी, इस तरह से कई लीडर्स थे, और बाद में विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तो हम इस वीडियो में इनके रोल पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी इटली। फ्रेगमेंटेशन मतलब खंड खंड विभाजित थी, अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी। और इस इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर several dynastic states as well as the multinational हैब्सबर्ग एम्पायर। तो एक तो इटालियन जो पूरा वो स्कैटर्ड मतलब टुकड़े टुकड़े में विभाजित थे कई सारे डायनेस्टिक स्टेट्स में, और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में भी थे वो, ठीक है। अब देखो, ये जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है ये सब इंपॉर्टेंट है। So during the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. कितने states? 7. Of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely states. ये ध्यान रखना, princely house। तो केवल 7 में से केवल एक स्टेट ऐसा था जिसको इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर में था, वो था सर्डिनिया पीडमोंट। अभी नीचे मैप आएगा तो मैप में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कौन सा पार्ट सर्डिनिया पीडमोंट का है और कौन सा पार्ट बाकी, मतलब कौन सा पार्ट में इटालियन प्रिंसली हाउस का कब्जा है और बाकी पार्ट्स में किसका किसका है। आई वुड ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द मैप। तो द नॉर्थ वॉज अंडर द हैब्सबर्ग्स, ये आप सब नोट कर लेना और उसको ढंग से समझ लेना। द नॉर्थ पार्ट वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप, एंड पोप पता है आपको, जो द हेड ऑफ द क्रिश्चियनिटी। एंड द सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। बर्बन किंग्स वो फ्रांस वाले नहीं थे, ये दे वर द किंग्स ऑफ स्पेन। तो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के अंडर में आता था सदर्न पार्ट। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। सो इटालियन लैंग्वेज भी इतनी डेवलप्ड फॉर्म में नहीं थी, क्योंकि अगर वो एक ही फॉर्म में होते तो डेवलप्ड होती, रिच होती। सो इट वॉज डिवाइडेड इन मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। सो देखो, अब सबसे पहले जो इटली के यूनिफिकेशन में रोल किसका आया था, हुआ था गुजिपी मैजिनी का, ठीक है। मैजिनी ने, मैंने पहले आपको बताया था जब हम लोगों ने मैजिनी के बारे में पढ़ा था रिवॉल्यूशन वाले सेक्शन में, तो ही फॉर्म्ड कपल ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज़। पहले वो एक किसी सीक्रेट सोसाइटी में he was the member of that, and afterwards he formed two different secret societies. One was Young Italy and the second one was Young Europe. We have already discussed, you should make a note of these two secret societies. You will be asked
what were the secret societies that was formed by गुजिपी मेजिनी. ठीक है, और ये हो गया. तो उन्होंने यंग इटली एंड यंग यूरोप करके दो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाए थे फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स. क्या गोल थे उनके? टू डिस्ट्रॉय द मोनार्की सिस्टम एंड टू मेक इटली और टू कन्वर्ट इटली इनटू अ नेशन. और क्या उद्देश्य था कि लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट्स को भरना, राष्ट्र के लिए प्रेम को भरना, और इटली को एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में वो देखते थे, और उसी के लिए उनका पूरा संघर्ष था. ठीक है. द फेल्योर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mental now fell on Sardinia Piedmont under its ruler किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड. अब 1831 में और 1848 में इन दोनों में जो लिबरल मूवमेंट्स वो दोनों मूवमेंट्स फेल हो गए थे. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस समय मोनार्की सिस्टम को वो ख़त्म नहीं कर पाए थी वो रिवोल्यूशन. तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जो पूरा किस्सा था, जो पूरी जो गेंद थी वो किसके पाले में थी? वो थी सर्डिनिया पीडमॉन्ट के रूलर विक्टर इमैनुअल सेकेंड की. क्यों? क्योंकि इटली जो 7 स्टेट्स में बटी हुई थी, तो ओनली सर्डिनिया पीडमॉन्ट वाज द पार्ट दैट वाज अंडर द इटालियन रूलर. ठीक है, वो खाली एक ही पार्ट था इटालियन रूलर के अंदर, वो था सर्डिनिया पीडमॉन्ट. तो इसलिए अब सारी लड़ाई उनको लड़नी थी. अब उनको डिसाइड करना था कि किस तरह से लड़ाई करनी है, किस तरह से इटली को यूनिफाइड करना है. और उनको भी पता था सर्डिनिया पीडमॉन्ट के जो किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ही ऑल्सो न्यू दैट ही हैड टू fight, he had to go for the war. Then only he could get the Italy unified, and once the Italy could get unified, then only they could claim any kind of economic और एनी अदर डेवलपमेंट. ठीक है, किसी तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने से पहले या सोशल डेवलपमेंट करने से पहले दे हैड टू गो फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. तो उसके लिए इन्होंने, अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई. सो Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them to possibly ये अभी तो मैंने बता दिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक सोशल डेवलपमेंट का जो एजेंडा था वो तभी पूरा हो सकता था जब इटली एक पूरे राष्ट्र के रूप में बन के आए. तो अब देखो, दूसरा रूल हमने दो लोगों को डिस्कस किया, एक तो गुजिपी मेजिनी और विक्टर इमैनुअल सेकेंड. अब थर्ड जो है वो है चीफ मिनिस्टर कैवोर. वो किसके चीफ मिनिस्टर है? विक्टर इमैनुअल सेकेंड के. तो ही प्लेड द इम्पॉर्टेंट रोल. देखो, हमने डिस्कस किया था कि चलो मैं तुम्हें पहले मैप बता देता हूँ. लेट मी जस्ट एडिट इट, गिव मी अ सेकेंड. देखो, ये जो पार्ट है ना, दिस इज सर्डिनिया पीडमॉन्ट. ठीक है, यहाँ पे है विक्टर इमैनुअल सेकेंड की पावर. ओके, और ये है पूरा आपका जो नॉर्थ पार्ट है इटली का, वो हमने पढ़ा अभी बुक में, ये वाला. ये है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कब्जे में. ठीक है, सेंट्रल पार्ट जो है इटली का, ये दिस सॉरी, इसको थोड़ा बड़ा हो गया वो नॉर्थ वाला. ये जो सेंट्रल पार्ट है ये आता है पोप के अंदर, इसे पैपल स्टेट बोलते हैं. तो ये सारा किसके अंदर है? पोप के अंदर. ये सदर्न पार्ट है, ये पूरा ब्लू पर्पल वाला पार्ट, ये द होल पार्ट, ये है सदर्न पार्ट ऑफ इटली. और ये किसके अंडर में आता है? ये बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. तो ये हमने समझ लिया कि किस तरह से इसका डिवीजन हुआ था. ठीक है, नाउ अब लोग आते हैं यहाँ पे. तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, उसको इटली में शामिल करने या उसको डिफीट करने, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को डिफीट करने का जो पूरा क्रेडिट है वो किसको जाता है? कैवोर को. सो द चीफ मिनिस्टर कैवोर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नीदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट. वो ना ही रिवोल्यूशनरी के साथ थे या रिवोल्यूशनरी थे, ना ही डेमोक्रेटिक थे. देखो, कैवोर के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि ही वॉज अ वेरी गुड डिप्लोमेटिक. ही वॉज अ वेरी गुड डिप्लोमेट. ही हैड द पावर. ठीक है, तो उसको डिप्लोमेसी में बहुत आगे थे वो. तो अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू ही उसने ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को हराया था. ठीक है, तो लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन एलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड
इटालियन। तो देखो उस अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ नहीं है, जो लाइन लिखी है खाली ये नहीं है कि उसने वो उसको फ्रेंच बोलना आता था, इसमें तुम्हें बताने की कोशिश ये की जा रही है कि बिकॉज ही न्यू फ्रेंच, ही कुड स्पीक फ्रेंच वेल बेटर देन इटालियन लैंग्वेज। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ही हैड कॉन्टैक्ट्स इन फ्रांस। ठीक है, तो वहाँ से उसको फ्रांस का अच्छा खासा सपोर्ट मिला था इसमें। तो लेट्स डिस्कस इट। So he spoke French much better than Italian. He did Italian. So through a tactful diplomatic alliance with France. अब देखो फ्रांस के साथ उसने एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया, engineered by Cavour. Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. So सबसे पहले 1859 में with the help of Cavour and his diplomatic steps, they could defeat the Austrian Habsburg. उसके बाद apart from the regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray in 1860. They marched into the South Italy and Kingdom of the Two Sicilies. अब देखो, अब नेक्स्ट कैरेक्टर आ रहे हैं हमारे पास, गुजिपी गैरिबाल्डी। देखो गुजिपी मेजिनी अलग है, गुजिपी गैरिबाल्डी अलग है। ठीक है, तो गैरिबाल्डी जो कैरेक्टर है, जो गैरिबाल्डी जो पर्सनालिटी है, इसने जो मेन पार्ट निभाया वो क्या था, सदर्न पार्ट ऑफ इटली। तो अभी हमने देखा किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, जो सदर्न पार्ट ऑफ इटली को बोला जाता है, इसको इटली में मिलाने का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो किसको जाता है, गुजिपी गैरिबाल्डी को। ठीक है, इन 1860 दे मार्च्ड इनटू द साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल peasants in order to drive out the स्पेनिश रूलर्स। तो स्पेनिश रूलर्स को हराने के पीछे तो गैरिबाल्डी को किसका सपोर्ट मिला, लोकल पीसेंट्स का। ठीक है, इटली के लोकल पीसेंट्स भी उनके साथ थे, तो पूरा सपोर्ट था। तो किसका रोल था सबसे महत्वपूर्ण, सदर्न पार्ट ऑफ इटली को इटली के अंदर यूनिफाई करने में, इट वॉज गुजिपी गैरिबाल्डी। ठीक है, सो however much of the Italian population among whom rates of illiteracy were very high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। देखो वो जो पीसेंट्स थे, लोकल पीसेंट्स, जिन्होंने गैरिबाल्डी का साथ तो दिया उसके अंदर, उस पूरे वॉर में, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को भगाने में, लेकिन उन जो पीसेंट्स थे, जो लोकल्स थे, उनको पता ही नहीं था कि वो लड़ किस ले रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, कोई सेंस ऑफ अवेयरनेस नहीं था। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि वो दे वर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दे वर फाइटिंग फॉर। ठीक है, सो दैट द peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's वाइफ। उसने इटालिया और ला इटालिया जैसे वर्ड्स उन्होंने कभी सुने नहीं थे। उनका ला इटालिया, जो कि जैसे हम लोग भारत माता बोलते हैं, वैसे इटली में अपने राष्ट्र को सम्मान के लिए ला इटालिया बोला जाता है। जबकि उस समय के जो पीसेंट्स जो उस गैरिबाल्डी को सपोर्ट कर रहे थे, उनको लगा कि ये इमानुएल की वाइफ है, उनका नेम है, और मे बी वो जो किंग्स है वो उनके पीछे हो या उनको कब्जे में लेने की कोशिश करो। इन चीज़ों की वजह से उनको लगा कि ये वॉर हो रहा है, और इसलिए उन्होंने गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो आई वांट यू टू मेक अ नोट ऑफ इट, इटली का यूनिफिकेशन, एंड आई वुड ऑल्सो बी सेंडिंग यू नोट्स आफ्टरवर्ड्स। So if you have any confusion, any doubt, you can ask me in the comment box. Thank you very much.